आज का हमारा जो वीडियो लेक्चर का जो विषय है वो है राजस्थान में सामाजिक कुप्रथाएं। जिन कुप्रथाओं पर आज हम इस लेक्चर के माध्यम से चर्चा करने का प्रयास करेंगे वो है सती प्रथा, कन्यावध, बाल विवाह, पर्दा प्रथा, जौहर प्रथा और दावड़ी प्रथा। राजस्थान के सामाजिक जीवन में जन्म पर आधारित जाति प्रथा के कारण परंपरागत रीति रिवाजों ने कुप्रथाओं का रूप धारण कर लिया और इन कुप्रथाओं में सती प्रथा, जौहर प्रथा, कन्या वध, डाकन प्रथा, बाल विवाह, त्याग प्रथा, औरतों और लड़कियों का क्रय विक्रय व वेश्यावृत्ति मुख्य थी। और इनमें से जो कुछ कुप्रथाएं हैं उनको धर्म से जोड़ दिया गया, जिसके कारण जो मध्यकालीन जो राजस्थानी समाज है उसमें इन कुप्रथाओं ने अत्यधिक महत्व प्राप्त कर लिया। लेकिन जब राजस्थान पर 1818 में ब्रिटिश आधिपत्य स्थापित हो गया तो लोगों में धीरे धीरे शिक्षा का प्रसार हुआ और ब्रिटिश सरकार ने लोगों को इन कुप्रथाओं से अवगत कराने का प्रयास किया। लेकिन समाज में जो रूढ़िवादिता फैली हुई थी या जो परंपरागत जो सोच थी उसके कारण लोग अपनी इन परंपरागत प्रथाओं को ना तो खुद कुप्रथा मानने को तैयार थे और ना ही इन परंपरागत संस्थाओं से वो अलग होने को ही तैयार थे। यद्यपि ब्रिटिश सरकार के द्वारा भी यहाँ के लोगों की धार्मिक और सामाजिक जीवन में हस्तक्षेप करने का ज्यादा प्रयास नहीं किया गया, क्योंकि उन्हें ऐसा लगा कि अगर वो यहाँ के लोगों के सामाजिक और धार्मिक जीवन में हस्तक्षेप करने का प्रयास करेंगे तो उन्हें जन समुदाय का विरोध सहन करना पड़ेगा। लेकिन अपनी जो राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए उनके द्वारा जो राजनीतिक, प्रशासनिक और जो आर्थिक सुधार किए गए या अपनी नीतियों को जो उन्होंने के द्वारा लागू किया गया उसमें ही सामाजिक सुधार की जो भावना थी या उसने मार्ग प्रशस्त कर दिया। उसके पश्चात जो राजपूत जो शासक थे उन्होंने इन कुप्रथाओं को गैर कानूनी घोषित करने का प्रयास किया या उस ओर वो उन्मुख हुए। अब हम बात करते हैं सबसे पहले सती प्रथा की। तो सती प्रथा जिसका जो शाब्दिक अर्थ होता है वो है अमर होना या सत्य पर स्थिर रहने वाली स्त्री से है और भारतीय जो प्राचीन साहित्य है उसमें इस शब्द की अभिव्यक्ति के लिए अन्वारोहण, सहगमन, सहमरण और अनुमरण जैसे शब्दों का हमको प्रयोग मिलता है। ये जो प्रथा है सती प्रथा, इसके जो पीछे जो परंपरागत जो सोच थी वो यह थी कि अगर स्त्री अपने मृतक जो पति है उसके साथ सती हो जाएगी तो उसको समाज में बहुत ही सम्मानजनक स्थिति में देखा जाता था या उसको समाज में सम्मान मिलता था। साथ में ही आम जनता में भी यह विश्वास था कि सती को उसके दाह से रोकने पर यदि वह श्राप देगी तो रोकने वाले के वंश का नाश हो जाएगा। और ये जो सोच थी या परंपरागत सोच नहीं उसने सती प्रथा के विकास में योगदान दिया। अब हम बात करते हैं कि सती प्रथा का सबसे पहला उल्लेख हमको भारतीय इतिहास में कहाँ मिलता है और कब मिलता है। तो भारतीय इतिहास के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें तो गुप्त काल में जो ऐरण अभिलेख है 510 ईस्वी का, उसमें हमें सबसे पहले सती प्रथा का उल्लेख मिलता है, जिसमें महाराजा भानुगुप्त के साथ गोपराज के युद्ध का उल्लेख मिलता है और जिसमें गोपराज की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी के सती होने का हमको उल्लेख मिलता है। तो सबसे पहले जो सती प्रथा का उल्लेख मिलता है वो हमें गुप्त काल में मिलता है। अगर हम राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो यह जो प्रथा है सती प्रथा, यह राजपूतों में और सामंतों में विशेष रूप से प्रचलित रही है। जो राजपूत जो नरेश थे उनकी मृत्यु के बाद उनकी
जो अनेक पत्नियां थी, उपपत्नियां थी और खेवासने थी और जो दासियां हैं वो सती हो जाया करती थी। जिसके इस प्रथा के कारण बहुत सारी जो असंख्य जो अबोध बालिकाएं हैं उनको या तो बलात् रूप से या फिर उनको सामाजिक बंधनों के कारण अपने जीवन लीला को समाप्त करना पड़ता था। तो इस कुप्रथा को पर प्रतिबंध लगाने का जो सबसे पहला जो प्रयास हुए वो राजा राममोहन राय के द्वारा किए गए, और उन्हीं के प्रयासों के कारण ब्रिटिश सरकार में जो विलियम बेंटिंक हुए थे उन्होंने सती प्रथा जैसी एक कुप्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया था। यद्यपि ऐसा माना जाता है कि 19वीं शताब्दी के आरंभ में यह जो प्रथा है सती प्रथा, इसकी व्यापकता या इसके प्रसार में कमी आई, क्योंकि हमें जिस तरह का उल्लेख मिलता है जो राजस्थान के जो अभिलेख है या जो साहित्यिक जो ग्रंथ है उनमें, कि जयपुर के जो राजा थे सवाई प्रताप सिंह और सवाई जगत सिंह, उनकी मृत्यु होने पर उनकी केवल एक एक रानी ही सती हुई थी। इसी प्रकार उदयपुर के जो महाराजा थे भीम सिंह, उनकी मृत्यु पर उनकी 4 रानी 4 पासवान सती हुई, जबकि जवाहर सिंह की मृत्यु पर उनकी 2 रानी और 3 पासवान सती हुई। लेकिन ये पता चलता है कि सती प्रथा समाज में काफी फैली हुई थी और इसको समाप्त करने के लिए प्रयास करने की बहुत ज्यादा जरूरत आवश्यकता महसूस की गई। तो इस संदर्भ में जो सबसे पहले जो प्रयास हुए वो बूंदी राज्य के द्वारा हुए 1822 में। उसके पश्चात बीकानेर में 1825 में, जोधपुर में 1842 में और जयपुर में 1837 के बाद हमें किसी भी राजा के मरने पर किसी भी रानी के सती होने का हमको उल्लेख नहीं मिलता है। 1830 में अलवर में, 1844 में जयपुर में, 1848 में कोटा, 1846 में डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा में सती प्रथा को बंद करने के आदेश प्रसारित किए गए। लेकिन ये इसके साथ ही हमको यह भी कहना पड़ेगा कि यद्यपि इस प्रथा को समाप्त करने के आदेश प्रसारित हो गए थे, लेकिन फिर भी इन आदेशों के होते हुए भी इन राज्यों के जो ठिकाने थे या फिर जो साधारण जो परिवार थे उनमें सती हो रही थी या यह प्रथा निरंतर गतिमान थी या इस प्रथा का प्रचलन था। अब हम बात करते हैं कन्यावध पर। जो राजपूत जो नरेश थे या जो सामंत थे वो अपनी कन्याओं का विवाह अपने से ऊंचे घरानों में कराना चाहते थे, और ऊंचे घरानों में विवाह करने के लिए उन्हें अत्यधिक दहेज की या नेगों की आवश्यकता पड़ती थी। इसके अलावा जो राजपूतों में विवाह के अवसर पर चारण और जो भाट थे वो लड़की वालों से त्याग के रूप में बड़ी बड़ी रकमों की मांग करते थे। साथ में ही जो वर पक्ष है उसको भी भारी धनराशि देनी पड़ती थी, और धनराशि के अलावा कीमती उपहार देने पड़ते थे और सामान देना पड़ता था। इन सारे कारणों के कारण जो राजपूत नरेश थे वो अपनी कन्याओं का वध कराने को कर दिया करते थे, या उनको प्रोत्साहन मिला कि कन्याओं को जन्म लेते ही उनका वध कर देना चाहिए, और इसके लिए वो जैसे ही नवजात कन्या पैदा होती थी तो उसको अफीम देकर या उनका गला दबाकर उनकी हत्या कर दी जाती थी। लेकिन बाद में इस कुप्रथा को भी समाप्त करने के प्रयास किए गए। तो अभी अलग अलग विद्वान इस कुप्रथा के लिए अलग अलग कारण मानते हैं, जैसे कि M.A. शेरिंग ने कन्या वध के लिए मुख्य रूप से मुगल सत्ता के पतन को और ब्रिटिश नीति को मुख्य रूप से उत्तरदायी माना है। इसी प्रकार कर्नल टॉड ने राजपूतों में जो 1818 के बाद जो ब्रिटिशर्स के साथ जो संधि होती है उसके बाद उनकी राजपूतों की जो जागीरें होती थी उनको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया गया, और जिसके कारण वो अपनी पुत्रियों के लिए
उचित दहेज की राशि इकट्ठा करने में असमर्थ हो गए, और ये जो स्थिति या परिस्थिति पैदा हुई उसको उन्होंने कन्या वध के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी ठहराया है। इसी प्रकार से जो राजस्थानी जो लेखक हुए हैं, जिसमें हम बात करेंगे श्यामल दास की, गौरी शंकर, हीराचंद ओझा की, विशंबर नाथ की और रेऊ की, इन्होंने भी जो कन्यावध की जो प्रथा है उसका राजस्थान में प्रचलन को स्वीकार किया है। जो मेवाड़ के जो पॉलिटिकल एजेंट थे लूडलो, उन्होंने 4 मार्च 1847 में अपने पत्र में कर्नल सदरलैंड को लिखा था कि जो ठग हैं या चारण हैं और जो भाट हैं, उनके डर के कारण लोग इस कुप्रथा को या घृणित जो प्रथा है उसको करते हैं। ओझा के अनुसार राजपूतों को लड़की के विवाह पर दहेज आदि से अपनी हैसियत से भी अधिक जो व्यय करना पड़ता था, वो इस कुप्रथा का मुख्य कारण था, क्योंकि वो इस प्रकार को व्यय करने में असमर्थ होते थे, जिसके कारण उनकी जो पुत्रियां थी वो आजीवन कंवारी रह जाया करती थी। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे नरेश होते थे, राजपूत नरेश, उनकी एक से अधिक पुत्रियां होती थी, और वो अपनी जो पुत्रियों के विवाह पर जो व्यय करते थे वो उसको भार वो सहन करने में असमर्थ होते थे। तो इसको ओझा ने लड़कियों के विवाह के समय जो दहेज की जो प्रथा है उसको इस कुप्रथा के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी माना है। इसी प्रकार से जो सदरलैंड हुए हैं, उन्होंने त्याग की जो प्रथा है उसको इस प्रथा के लिए दोषी माना है। तो हम बात करते हैं कि विभिन्न जो साक्ष्य हैं उनके अध्ययन करते हैं तो हमें ऐसा प्रतीत होता है कि राजपूतों को अपनी क्षमता से अधिक खर्च करने की जो उनकी महत्वाकांक्षाएं थी, और अपनी पुत्री का जो विवाह है वो उच्च कुल में जो करने की उनकी जो इच्छा थी, वो इस कुरीति के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी रही। 1818 में अंग्रेजी जब संरक्षण यहाँ पर स्थापित हो गया तो अंग्रेजों ने जो सामंत थे उनकी जागीरों पर आधिपत्य स्थापित कर लिया। साथ में ही अब वो नियमित रूप से उनसे करों की वसूली करने लग गए और समय बार बार करों की वसूली करने लग गए। उनके विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया गया, जिसके कारण उनकी जो आर्थिक स्थिति है सामंतों की या जागीरदारों की वो बहुत ही दयनीय अवस्था में हो गई, और जिसने इस प्रथा को बढ़ावा देने में मुख्य रूप से भूमिका निभाई या बढ़ावा दिया। जो बाकीदास की ख्यात है उससे हमें पता चलता है कि जो मेवाड़ के राजा थे रतन सिंह, इन्होंने 1836 में अपने जो प्रमुख सरदारों को यह प्रतिज्ञा दिलाई थी कि वो अब अपनी कन्याओं का वध नहीं करेंगे। उसके पश्चात मेवाड़ में इस प्रथा को समाप्त करने के लिए 1834 में और 1844 में अध्यादेश निकाले गए। इसी प्रकार से अगर हम बात करें कि अलवर की बात करें तो अलवर में जो महाराव है शिवदान सिंह जी, उनके द्वारा 1857 में कन्यावध पर प्रतिबंध लगाया गया, और करौली में जो करौली नरेश थे राव मदन पाल, उन्होंने नवजात कन्याओं के मारने पर प्रतिबंध लगाकर जो स्त्री के संदर्भ में जो उनकी जो सकारात्मक सोच थी उसका परिचय दिया। तो अगर हम इसको निष्कर्ष रूप से कहें तो त्याग की प्रथा हो, चाहे से विवाह में जो दहेज की प्रथा हो, ये मुख्य रूप से कन्यावध के लिए उत्तरदायी रही। अब हम अगली कुप्रथा पर बात करते हैं और वो है बाल विवाह। राजस्थान में आज भी प्रतिवर्ष अक्षय तृतीया पर सैकड़ों बच्चियों का विवाह किया जाता है। ये जो बाल विवाह की प्रथा है, इसके जो मुख्य अगर कारणों पर हम चर्चा करें या बात करें तो इसके जो मुख्य कारण है वो है कि लड़कियों के विवाह को माता पिता के द्वारा बोझ समझा जाता है। साथ में ही जो माता पिता है उनमें शिक्षा का अभाव भी इस कुप्रथा के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी रही है, जिसके कारण वो अपनी जो कम उम्र की जो बालिकाएं हैं उनका विवाह कर देते हैं। इसके अलावा उनकी जो पुरानी या जो पुरातन जो सोच है
वो भी इस कुप्रथा के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है। साथ में ही जो परिवारों की, जो जन सामान्य जो परिवार है, उनकी जो आर्थिक जो दशा है वो काफी दयनीय होती है, जिसके कारण वो अपनी लड़कियों का या बालिकाओं का विवाह बहुत ही कम उम्र में कर देते हैं। ये जो कुप्रथा है, इसका जो सबसे जो बड़ा जो दुष्प्रभाव या दुष्परिणाम जो माना जाता है कि इसके कारण, इस कुप्रथा के कारण जो बालिकाओं का जो शारीरिक और जो मानसिक विकास है वो रुक जाता है। साथ में ही इस कुप्रथा के कारण जो शिशु और जो माता की जो मृत्यु दर है उसमें भी हमें बढ़ोतरी देखने को मिलती है। यद्यपि इस प्रथा को समाप्त करने के लिए समय समय पर प्रयास किए गए, जैसे कि जो अलवर में जो महाराजा जयसिंह ने बाल विवाह पर प्रतिबंध लगाया था, और जो विवाह की जो न्यूनतम आयु है वो लड़कियों के लिए 12 वर्ष और लड़कों के लिए 18 वर्ष निश्चित की गई। इस कुप्रथा का एक अन्य जो दुष्परिणाम हमें देखने को मिलता है वो ये है कि बाल विवाह की प्रथा के कारण जो बालिकाएं हैं उनकी जो शिक्षा है वो संभव नहीं हो पाती है, क्योंकि हमें भरतपुर के जनगणना के 1921 की जो जनगणना है उसके हमें आंकड़े प्राप्त हुए हैं, और वो हमारे पास है, उनसे पता चलता है कि भरतपुर में जो बाल विवाह के कारण जो स्कूल जाने वाली जो बालिकाएं हैं उनमें से जो 90% जो बालिकाएं हैं वो प्राथमिक स्तर की शिक्षा ही पूरी करने से पहले ही स्कूल छोड़ देती हैं। क्योंकि उनका बहुत ही कम उम्र में विवाह कर दिया जाता है, और जिसके कारण वो अपनी शिक्षा पूरी नहीं कर पाती हैं। अगर बात करें कि इस कुप्रथा के खिलाफ सबसे पहले किसने आवाज उठाई, तो अजमेर के जो हरविलास शारदा हैं, उन्होंने सबसे पहले बाल विवाह के खिलाफ आवाज उठाई, और उनके प्रयासों से ही 1929 में जो शारदा जो एक्ट बना है उसमें उनकी भूमिका मुख्य रही। यद्यपि उसके पश्चात भी आर्य समाज के द्वारा या फिर जो वॉल्टर की जो परोपकारिणी सभा है, इनके द्वारा भी समय समय पर इस कुप्रथा पर प्रहार किया गया, लेकिन आज भी हम देखते हैं कि यह जो प्रथा है वो विद्यमान है, और जो इसका जो मुख्य जो कारण माना गया है वो अशिक्षा को ही हम मान सकते हैं कि जो माता पिता हैं वो अपनी अशिक्षा के कारण अपनी जो छोटी छोटी बालिकाएं हैं उनका बहुत ही जल्दी विवाह कर देते हैं। तो अगर इस कुप्रथा को समाप्त करना है तो इसके लिए भी हमें माता पिता की जो सोच है या उनकी जो पुरानी जो परंपरागत जो सोच है उसको बदलने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, तभी इस कुप्रथा पर प्रतिबंध लग सकता है। अन्यथा बहुत सारी जो बालिकाएं हैं उनको इस कुप्रथा के कारण बहुत सारी बीमारियों को सहन करना पड़ता है। अब हम बात करते हैं अगली कुप्रथा, और वो है पर्दा प्रथा। राजस्थान में पर्दा प्रथा का जो प्रचलन है वो 12वीं शताब्दी के बाद हुआ, जब देश पर विदेशी आक्रांताओं के जो आक्रमण होने लगे थे। इस संदर्भ में जीएन ओझा का ये मानना है कि राजस्थान में जो पर्दा प्रथा है वो उसका आगमन मुस्लिम युग से मानना चाहिए या माना जाता है। जो राजघराने की जो स्त्रियां हैं या उच्च जाति की जो स्त्रियां होती हैं उनमें ये प्रथा अधिक प्रचलित रही, और इसका अधिक प्रचलन का कारण ये रहा कि राजपूतों में ये जो पर्दा प्रथा की जो परंपरा रही इसको स्त्री के सम्मान के साथ जोड़ा गया। हालांकि जो राजघराने की जो स्त्रियां थी वो भी राज्य के संचालन में मंत्रियों से मंत्रणा लेती थी, तो वो पुरुषों के साथ मिलती थी, लेकिन उनका ये कार्य केवल राजमहल तक ही सीमित रहता था। जहां तक जनसाधारण परिवार की स्त्रियों की बात करें तो वो भी अपनी आर्थिक जो आवश्यकताएं थी उनके कारण पुरुषों के साथ जीविका कमाने में सहयोग देती थी, लेकिन यद्यपि उनको आर्थिक आवश्यकताओं के लिए पुरुषों के साथ कार्य करना पड़ता था, लेकिन उसमें एक पर्दा बहुत बड़ी रुकावट थी। अगर हम बात करें कि पर्दा प्रथा के बारे में, तो समय समय पर
विभिन्न जो राजघराने थे या जो रियासतें थी, उन्होंने पर्दा प्रथा की जो प्रथा है उसको समाप्त करने का प्रयास किया। अगर हम बात करें अलवर की या भरतपुर जो रियासतें थी, वहां पर राज परिवार की या राजघराने की जो बालिकाएं होती थी, उनको उनकी शिक्षा की व्यवस्था की गई थी और उनके लिए उनको पर्दा सहित स्कूल आने की व्यवस्था की गई। साथ में ही स्कूल आने के लिए उनको वाहनों की व्यवस्था की गई। तो ये बहुत बड़ा एक चेंज या परिवर्तन किया गया कि अब चूंकि पर्दा उनकी परिवार की प्रथा के साथ जुड़ा हुआ था, तो इस प्रथा के साथ उनको शिक्षित करने का कुछ राजघरानों के द्वारा प्रयास किया गया कि उनको अब पर्दा सहित ही स्कूल आने का या स्कूल में बुलाने का प्रयास किया गया। 1818 में जब ब्रिटिशर्स के साथ राजपूताने की जो संधि हुई, उसके बाद यद्यपि जो आर्य समाज है या फिर जो वॉल्टर की जो हितकारिणी सभा है और जो अन्य जो संस्थाएं थी, उन्होंने स्त्री की स्थिति में शिक्षा के माध्यम से या उसका जो मानसिक जो उसको मानसिक रूप से परिवर्तित करने का प्रयास किया, जिसमें अगर सही माने में देखा जाए तो परिवर्तन हुआ, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर परिवर्तन नहीं हुआ। अगर बड़े पैमाने की बात करें कि स्त्रियों की स्थिति में परिवर्तन हुआ, तो वो 20वीं शताब्दी के आरंभ में ही आना आरंभ हुआ। उससे पहले जो सिर्फ प्रयास किए जा रहे थे, लेकिन उनकी जो प्रयासों की जो परिणति है, उसके हमें जो रिजल्ट मिलते हैं वो 20वीं शताब्दी के आरंभ में या मध्यांतर में आकर ही मिल पाते हैं। अगली जो प्रथा है या कुप्रथा है वो है जौहर प्रथा। अगर जौहर प्रथा और सती प्रथा, ये जो दोनों प्रथाएं हैं, इनमें जो मुख्य अंतर माना जाता है वो यह माना जाता है कि जहां सती प्रथा है वो समाज की बाध्यता के कारण किया जाता था, जबकि जौहर प्रथा है वो स्त्री के द्वारा अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए या अपने सतीत्व की रक्षा के लिए वो स्वयं ही अग्नि के समक्ष अपने आप को वो समर्पित कर दिया करती थी। और ये जो प्रथा है वो राजपूत समाज में मुख्य रूप से प्रचलित रही है। जब या मुस्लिम आक्रांताओं के या जो इनके आक्रमण होते थे, तो उस वक्त अपने सतीत्व के उनको पता होता था कि पति की पराजय का सामना करना पड़ सकता है और अपने आप को किसी शत्रु से के समक्ष समर्पण करने से ज्यादा बेटर है कि जौहर जो प्रथा है उसका पालन किया जाए। तो वो पति की मृत्यु से पहले भी कभी कभी वो जौहर कर लिया करती थी। अगली जो प्रथा है वो है दावड़ी प्रथा। तो राजपूतों में बालिका अपनी पुत्रियों की शादी के समय दहेज के रूप में दास और दासियां देने की भी प्रथा थी। तो जो दास और जो दासियां दी जाती थी उनको दावड़ी कहा जाता था। इसमें जो दहेज में जो दासियां दी जाती थी वो अपने स्वामी की आज्ञा के बिना ना तो विवाह कर सकती थी, और जब वो दासी विवाह के योग्य हो जाती थी तो उसे अपने स्वामी के सामने उपस्थित किया जाता था, और यदि स्वामी को वह दासी पसंद आ जाती थी तो वो उसे अंतःपुर में भेज देता था, जहां पर उसका नाम मात्र के लिए किसी दास से विवाह कर दिया जाता था और दासी के पति को कुछ रुपया और दहेज का सामान देकर विदा कर दिया जाता था, और फिर उसको वह अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लेता था। तो जो दासियां उपपत्नी के रूप में स्वीकार कर ली जाती थी उनको पड़दायत पासवान कहा जाता था, और ये जो पासवान होती थी उनकी जो पुत्र और पुत्रियों का विवाह धूमधाम से किया जाता था, और जो रनिवास में जो सम्मिलित नहीं की जाने वाली जो दासियां होती थी उनको दावड़ी कहा जाता था। इन्हें जनाना जो महल है उनमें सेविकाओं का जीवन व्यतीत करना पड़ता था, और अथवा उन्हें राजाओं की पुत्रियों के दान में दे दिया जाता था। तो ये भी एक मुख्य राजस्थान में दावड़ी जो प्रथा है ये भी मुख्य रूप से एक कुप्रथा के रूप में प्रचलित रही है, जिसमें लड़की की बिना उसे अनुमति के ही उसको दहेज के रूप में लड़की के साथ दे दिया जाता था और उसको आजीवन सेविका के रूप में ही कार्य करना
पड़ता था। तो इस प्रकार से ये राजस्थानी समाज में ये स्त्री जनित ऐसी कुप्रथाएं हैं जिसके कारण स्त्री समाज का जो विकास है उस स्तर का नहीं हो पाया, जिसमें इन कुप्रथाओं ने मुख्य रूप से भूमिका निभाई। यद्यपि शिक्षा के प्रसार ने इन कुप्रथाओं को कम करने का प्रयास अवश्य किया है, साथ में ही समय समय पर जो संस्थाएं, सामाजिक संस्थाएं आई हैं, जैसे कि वॉल्टर की हितकारिणी सभा हो, चाहे आर्य समाज हो, चाहे से शारदा एक्ट हो, अगर हम 20वीं शताब्दी की बात करें तो सती निवारण जो एक्ट आया है 1987 में, इन इन जो कानून है इनके द्वारा इन कुप्रथाओं को समाप्त करने का प्रयास अवश्य किया गया। लेकिन ये कुप्रथाएं तब तक समाप्त नहीं हो सकती जब तक कि जो पुरुषों की जो परंपरावादी जो सोच है या जो उनकी जो संकीर्ण जो मानसिकता है उसमें बदलाव नहीं किया जाए। उनकी मानसिकता में बदलाव करने के पश्चात ही स्त्री की जो स्थिति है उसमें बदलाव संभव है। और इसके लिए चाहे हम कितना ही प्रयास क्यों ना करें, इस स्त्री को स्वयं को खड़ा होना पड़ेगा अपनी स्थिति को बदलाव करने के लिए, और पुरुषों को अपनी सोच में बदलाव लाना पड़ेगा। तो अगला जो वीडियो लेक्चर होगा वो हमारा इसी विषय पर होगा कि सामाजिक सुधार के क्षेत्र में जो वॉल्टर की जो परोपकारिणी सभा हुई या फिर जो शारदा एक्ट हुआ जो कि बाल विवाह के पर प्रतिबंध लगाने के लिए किया गया था, या सती प्रथा के निवारण के लिए जो एक्ट लाया गया था, या आर्य समाज के द्वारा जो सामाजिक सुधार किए गए, या इन कुप्रथाओं के खिलाफ जो अभियान चलाया गया उनको उसमें कितनी सफलता मिली और किस प्रकार उन्होंने प्रयास किए, उसको हम अपने अगले वीडियो लेक्चर के द्वारा अध्ययन करने का प्रयास करेंगे।